तो साथियों जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, आज पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। यहाँ पर हम लोग क्या स्टडी यानी रिवीजन करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है और बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्या करें, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का काम करेंगे, चीज़ों को समझने का काम करेंगे। और कोई भी यहाँ पर बड़ा है ना छोटा है, हम लोग साथ में चलेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल पाएंगे। और सर की जैसी मेहनत है, सर जितना मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए बहुत ही कम है, मतलब अ, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। मतलब कितना ज़्यादा मेहनत कोई नहीं कर पाएगा, मतलब कि समझ लीजिए आप लोग कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो अध्याय फर्स्ट की बात करेंगे और भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास क्या है इसके बारे में चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और चैप्टर फर्स्ट न्यू है आपकी संविधान के, ठीक है ना। संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। भारत के संवैधानिक विकास को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। कौन कौन से भाग में विभक्त कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, कौन से, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, और ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत। समझ में आया? मतलब हम अपने भारत के संविधान के विकास को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं ये जान लीजिए। पहला भाग हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत। दूसरा भी भाग का हो जाएगा ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत। भारत का संवैधानिक विकास ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छी तरीके से समझिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब आपको चैप्टर फर्स्ट पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे, मतलब जितना भी समय लग जाए उसकी दिक्कत नहीं है, और अच्छी तरीके से समझ जाएं तो ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन वाली बात हो जाएगी, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखिएगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने आए हैं, ना कोई किसी को पढ़ा रहा है ना किसी से कोई पढ़ रहा है। मतलब हम चीज़ों को समझना चाहते हैं और यहाँ से समझ कर जाएंगे, ठीक है ना। और एक दिन अभी से आप लोग लग जाएंगे, सर ने जैसे बोला है आदित्य सर ने कि आप अभी से लग जाएंगे तो आपका जो चीज़ें हैं ना, जब फॉर्म आएगा तो आपकी सारी चीज़ तैयार रहेंगी, उस समय सिर्फ आपको रिवीजन करना रहेगा, तो और भी मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग तैयारी करने वाले हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत 1773 से 1853, क्या, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या था, भारत 1773 और 1853, ठीक है ना। ये यहाँ तक ये लोग थे। और ब्रिटिश काउंट के अंतर्गत भारत कब से कब तक, 1858 से लेकर 1947 तक। मतलब ये दो चीज़ें अलग अलग आपकी हो जाएंगी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जब जो भारत था हमारा किसके अधीन था, 1773 से लेकर 1853 तक, और ब्रिटिश काउंट के अंतर्गत जो भारत था 1858 से लेकर 1947 तक, ठीक। आगे चलेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, याद करिए, आंख बंद करिए, मेरी बात को सुनिए। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 ईस्वी में आया। कब आया रेगुलेटिंग एक्ट, कब आया, 1773 ईस्वी में आया। पीट्स इंडिया एक्ट, हमारा जो पीट्स इंडिया एक्ट है वो कब आता है, 1784 ईस्वी में आता है। कब आता है, पीट्स इंडिया एक्ट हमारा कब आता है, 1784 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है, 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में। चार्टर एक्ट हमारा कब आता है, 1793 में आता है। जो चार्टर एक्ट है वो 1793 में आता है। चार्टर एक्ट 1813, मतलब जो चार्टर एक्ट आता है 1813 में आता है। और चार्टर एक्ट एक और आता है 1833 में, और एक आता है 1853 में, ठीक है ना। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आता है। कब आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आता है, 1858 में आता है। इंडियन काउंसिल एक्ट आपका 1861 में आता है। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आता है। और भारत परिषद अधिनियम 1909 में, और भारत सरकार अधिनियम 1919 में, और भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, और क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आपका आता है 1942 में, और कैबिनेट मिशन कब आता है, 1946 में। माउंट बेटन योजना 1943। देखिए ये चीज़ आपको एक बार में नहीं याद होंगी, लेकिन बार बार हम लोग कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे चलेंगे। यहाँ पर 1600 ईस्वी का राजलेख,
चलिए इसके बारे में समझते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए इसको हटा देते हैं, ये कलर थोड़ा नहीं सही है। तो चलिए 1600 ईस्वी का राजलेख देखिए क्या था, राजलेख चार्टर क्या था। इस राजलेख के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, 1600 ईस्वी का जो राजलेख है इसमें क्या हो रहा है कि इस राजलेख के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर, इसमें क्या किया इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। मतलब 15 वर्ष तक क्या किया, व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। स्थापना के समय कंपनी की कुल पूंजी कितना थी, 30,133 पाउंड थी तथा इसमें कुल 217 भागीदार थे। मतलब अगर मैं 1600 राजलेख की बात करूं, इस राजलेख के माध्यम से क्या हुआ, जो महारानी हमारी एलिजाबेथ थी ना, वो प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, कब की बात है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कंपनी की स्थापना कर दी उन्होंने और उसके बाद 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। किसे प्रदान किया, स्थापना के समय कंपनी की कुल पूंजी 30,133 पाउंड थी जिसे कुल 217 भागीदार थे। आगे चलते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा आता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। अब रेगुलेटिंग एक्ट देखिए क्या हो जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य था कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना। क्या करना, भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना तथा कंपनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना, इसका काम ये था। अब परीक्षा की दृष्टि से क्या बनता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत होती है, तो 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। ये प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। तो ये बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी और हम लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब देखिए क्या होता है कि जब इसके बाद थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं तो अच्छी तरीके से समझ में क्या आता है कि जो महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान किया था, तो लॉर्ड मेयर को किया था। मतलब जब इसकी स्थापना होती है और इसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में जो व्यापार करने की आज्ञा प्रदान किया गया था, लॉर्ड मेयर को किया गया था। अब किस अधिनियम के द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपके इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं फैक्ट की ओर और इम्पॉर्टेंट फैक्ट की ओर, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, बंगाल, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र थी, मतलब जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी हमारी और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी ना, ये क्या थी, एक दूसरे से स्वतंत्र थी। मतलब इस अधिनियम के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, वारेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अब अधिनियम के अधीन जो था 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, सर एलिजाह इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया तथा 3 अन्य चेम्बर्स, लेमेस्टर एवं हाइड को न्यायाधीश बनाया गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए यहाँ से बनेगा, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, सर एलिजाह इम्पे को, किसको, सर एलिजाह इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया तथा 3 अन्य चेम्बर, लेमेस्टर एवं हाइड को न्यायाधीश बनाया गया। ठीक, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन से थे, देखिए फिलिप्स फ्रांसिस थे, क्लेवेरिंग थे, मानसन एवं बरबैल थे। ठीक है ना। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया। ठीक, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ठीक है ना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई, 1774 ईस्वी में की गई।
1765 में एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसे कहा? तो इल्बर्ट ने कहा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। फैक्ट की बात करते हैं, पीट्स इंडिया एक्ट 1784। कौन सा? पीट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक, आगे चलेंगे। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में यथावत रखते हुए राजनैतिक क्रियाकलापों, सैनिक, असैनिक व राजस्व संबंधी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। परीक्षा की दृष्टि से एक नज़र सब कवर आपके यहाँ पे करेंगे और सारी चीज़ों का रिवाइज करने वाले हम लोग, और बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन बनता है कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक किया गया? तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। किसके द्वारा? पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हुआ? 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा होता है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राजलेख प्रदान करता है? आपको बताना है। तो 1813 का राजलेख। 1813 ईस्वी के चार्टर द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी राशि नियत की गई थी? आपको बताना है। तो 1,00,000 रुपए नियत की गई थी। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे 1813 का जो राजलेख है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं और अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। सॉरी साथियों, ठीक है ना, सॉरी इसके लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1813 का राजलेख की बात करेंगे। इस चार्टर द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया। ये हो गया। उसके बाद किंतु चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के एकाधिकार को बनाए रखा गया। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। ठीक, 1833 का राजलेख बात करेंगे। 1833 के चार्टर अधिनियम के पश्चात भारत में कंपनी के साम्राज्य में काफ़ी वृद्धि हुई, जिस पर समुचित नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सांसद ने 1814 में, 1823 तथा 1829 में अधिनियम द्वारा कंपनी को कुछ अधिकार प्रदान किया। फैक्ट की बात करेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहले विधि आयोग का गठन 1955 में हुआ और इसका अध्यक्ष एमसी सीतलवाड़ को बनाया गया, जो भारत के प्रथम महान्यायवादी भी थे। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार इस राजलेख द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। ठीक, चलिए 1813 का राजलेख की बात करेंगे। इस चार्टर द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया। ऊपर वाला ही है। और चीन के साथ व्यापार, और ये कई बार लिखा गया है इसमें। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। परीक्षा की दृष्टि से एक नज़र की बात करेंगे तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है ना, कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? 1833 के राजलेख के द्वारा। अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई? 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत। दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1843 ईस्वी के नियम 5 के इस पर रोक लगा दी गई। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय तथा चीन के साथ व्यापार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया तथा कंपनी को प्रशासनिक एवं राजनैतिक दायित्व सौंपा गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया? 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया।
इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में नियम में उसका उन्मूलन कर दिया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत ठीक कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। ठीक, परीक्षा की दृष्टि से बात करेंगे, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1833 के अधिनियम के तहत किया गया था। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? आपको बताना, तो विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया 1829 ईस्वी में 17वें नियम के माध्यम से। विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्व सदस्य बना दिया गया? 1853 में आपका हो जाएगा। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बनाया गया। 1853 का राजलेख की बात करेंगे, इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 की बात करेंगे, इस कानून के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों में ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताश के अधीन पर दिया गया। ठीक, ये बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल की बात करेंगे को समाप्त कर दिया गया। किसको? निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और परीक्षा की दृष्टि से एक नज़र यहाँ पर देखें, क्वेश्चन। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, दिमाग लगाइएगा, अपने आप को स्टेबल रखिएगा, ठीक है ना। भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा 1858 के अधिनियम के द्वारा। भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1858 के अधिनियम के द्वारा किया गया। भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? 1858 के अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? 1858 के अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? 1858 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है ना। 1861 में ही सर्वप्रथम जेम्स विल्सन द्वारा भारत में बजट प्रस्तुत किया गया। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पारित किया गया, ठीक है ना। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसके माध्यम से सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा तथा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था, ठीक है ना। परीक्षा की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की किस शक्ति के अधिनियम के तहत दिया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत दिया गया। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने किया। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है ना। किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला? किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत, ठीक। चलिए, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा। फूट डालो और राज करो की नीति का पोषक अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1919। कौन सा? भारत परिषद अधिनियम 1919। किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय सदस्य को शामिल किया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है ना। वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। क्या आप जानते हैं कौन क्या चीज थे? नेटिव मैरिज एक्ट 1872 केशव चंद्र सेन के प्रयास से हुआ। गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक के समय में लाया गया। इस एक्ट के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाहों को मान्यता दी गई। लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तक तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई तथा इस एक्ट के माध्यम से भारत में प्रचलित बहुपत्नी प्रथा को प्रतिबंधित किया गया, ठीक।
शाही उपाधि अधिनियम 1876। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1892 की बात करेंगे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना तथा एल्बर्ट बिल विवाद के पश्चात भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण में और अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग ने काफ़ी जोर पकड़ लिया। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है। इसमें निर्वाचन पद्धति का जो आरंभ है ना, किया जाना, एक क्या है इसमें प्रमुख विशेषता है। परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई। इसमें परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी। इस अधिनियम को तत्कालीन भारत सचिव मार्ले तथा वायसराय मिंटो के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात करेंगे तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार परीक्षा की दृष्टि से आपका भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? 1919 ईस्वी में। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की स्थापना कब की गई? 1919 ईस्वी में की गई। द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे? तो लियोनिल कार्टिस थे। ठीक है ना। अब देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया, ये आपको बताना है। तो 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली है, किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा किया गया। ठीक। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों पर कब लागू किया गया? 1919 के अधिनियम के द्वारा। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपीय पर भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। इसमें क्या किया गया? आंख बंद करिए, अच्छी तरीके से याद करिए। इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। द्वैध शासन के जन्मदाता लियोनिल कार्टिस थे। याद करिए, द्वैध शासन के जन्मदाता लियोनिल कार्टिस थे। इन्होंने अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन का वर्णन किया है। ठीक है ना। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करेंगे। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में किसकी? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को किया गया। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसे श्वेत आयोग की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। क्या किया जाता है? अभिहित किया जाता है। किसी भारतीय को आयोग में शामिल न किए जाने के कारण उसका व्यापक विरोध हुआ। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में अध्यक्ष एम.एन. अंसारी में आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 3 फरवरी 1928 ईस्वी का आयोग मुंबई पहुंचा। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरू समिति गठित किया। नेहरू समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। फैक्ट की बात करेंगे। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग 29 मार्च 1929 को पेश किया। इसके पश्चात ब्रिटेन में 1930 में प्रथम, 1931 में द्वितीय तथा 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन संवैधानिक सुधारों पर विचार हेतु किया। ठीक। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 बना। यह अंतिम तथा सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था। इसमें कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ और 14 भाग थे। वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। ठीक है ना। भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। ठीक है ना। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर उसमें किनको और शामिल कर लिया गया। ठीक है ना। आंग्ल भारतीय, ईसाइयों, यूरोपियों एवं सिखों को किया गया। संघीय न्यायालय की बात करेंगे, फेडरल कोर्ट की बात करेंगे, फेडरल कोर्ट की बात करेंगे। कोर्ट की स्थापना संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थित था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अधिकतम
6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। इनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। परीक्षा की दृष्टि से एक नज़र, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था? 1942 में। किसके द्वारा? रिपन, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो महात्मा गांधी जी ने कहा। ठीक है ना, क्या कहा? उत्तर दिनांकित दिनांकित चेक कहा। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? मार्च 1946 में आया। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, ये आपको बताना था। ठीक, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, बोर्ड और एपी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख थे। ठीक है ना। संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर। ठीक है ना। चलिए, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? 389 निश्चित की गई। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। इसमें उसका साथ डॉक्टर अंबेडकर ने भी दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 की बात करेंगे तो लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध से अपने को अलग साबित करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। इस विचारधारा के पोषक गांधी जी थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया गया। इसके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, ठीक है ना, तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। क्या कहा गया? दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। क्रिप्स मिशन 1942 की बात करेंगे, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें 1942 में। फैक्ट, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऐतिहासिक सम्मेलन में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। वेवेल योजना की बात करेंगे, अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड को भारत का वायसराय बनाया गया। विस्तृत योजना 14 जून 1945 को प्रस्तुत किया जिसे वेवेल योजना कहा जाता है। शिमला सम्मेलन की बात करेंगे, 25 जून से 14 जुलाई तक 1945 के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया। 14 जुलाई को वायसराय ने शिमला सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया क्योंकि इस सम्मेलन में कांग्रेस जहां अखंड भारत की मांग कर रही थी, वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अपनी जिद पर अड़ी थी। कैबिनेट मिशन 1946 की बात करेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध उपरांत ब्रिटेन में 1945 में हुई आम चुनाव में सर क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी, जिसके सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे तथा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। मार्च 1946 में भारत भेजा। ठीक, 16 मई 1946 को मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत किया। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 379 निश्चित की गई, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292, देसी रियासतों से 93, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि थे। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। अंतरिम सरकार का गठन की बात करेंगे तो 1946 में 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई जिसका अध्यक्ष वायसराय वेवेल था, जबकि उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू सहित परिषद के कुल 13 सदस्य थे। संविधान सभा गठन की बात करेंगे, भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया। 1895 के स्वराज विधेयक में होता है। 1922 में गांधी जी ने कहा कि
भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। ठीक। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने किया था। सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्टतया स्वीकार किया, परंतु 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सका। जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अंतरिम मंत्रिमंडल सदस्य की बात करेंगे, 15 सदस्य आपके थे 2 सितंबर 1946 को। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। वायसराय वेवल अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष, विदेशी मामले था राष्ट्रमंडल। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। रेलवे एवं परिवहन के लिए कौन थे? अरुणा आसफ अली। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि थे। ठीक है ना, आगे चलेंगे। आगे देखिए, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। चलिए ध्यान दीजिएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में लीग के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल 207 सदस्य ही उपस्थित हुए। संविधान सभा की उक्त बैठक दिल्ली में हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में ही संपन्न हुई। तब अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। परीक्षा दृष्टि से बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। तो अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो अंतरिम सरकार के मिशन योजना के तहत किया गया। अंतरिम सरकार गठन कब किया गया? अंतरिम सरकार गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को किया गया। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार के गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अंतरिम सरकार में लीग द्वारा नामित विधि मंत्री किसे बनाया गया? तो जोगेंद्र नाथ मंडल को बनाया गया। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा, किसका कथन है? तो महात्मा गांधी जी का कथन है। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 की संस्तुति के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? जुलाई 1946 में संपन्न हुआ। कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुआ? 296 स्थानों के लिए हुआ। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत मिली? 208 सीटों पर मिली जीत। मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर प्राप्त हुई। किस योजना द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्राविधान किया गया? तो माउंटबेटन योजना के द्वारा किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता भी संज्ञा प्रदान की गई थी। माउंटबेटन योजना कैबिनेट मिशन योजना के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार हेतु आमंत्रित किए जाने के विरोध में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, जिससे पूरे देश में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपने नीति विषयक बयान जारी किया, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इसे 3 जून योजना या मन बाटन योजना या बाल्कन प्लान की संज्ञा से भी अभिहित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करेंगे तो 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्रदान हो गई। भारत में माउंटबेटन को गवर्नर जनरल तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल तथा लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है ना, परीक्षा की दृष्टि से बात करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो सर रेडक्लिफ थे। कौन थे? रेडक्लिफ थे। भारत मंत्री का पद कब समाप्त कर दिया गया? 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा।
ब्रिटिश सम्राट का देशी रियासतों पर प्रभुत्व कब समाप्त हो गया? 1947 में। दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए दो सीमा आयोग गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे। महत्वपूर्ण बिंदु, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार क्रमशः 14 व 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा भारत नामक दो डोमिनियन राज्यों का गठन किया गया। अतः 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक औपनिवेशिक राज्य का था। ठीक। भारतीय संविधान का निर्माण की बात करेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशंस हॉल, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। और सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य और एच.सी. मुखर्जी को, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। ध्यान दीजिएगा, सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक। परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। ध्यातव्य है कि संविधान सभा का गठन उस तिथि को माना जाता है जिस तिथि को वायसराय ने संविधान सभा की प्रथम बैठक को बुलाया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? 8 अनुच्छेद थे, ठीक है ना। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्रदान की गई। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके हो जाएंगे। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यातव्य है कि सरदार पटेल अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से सभा का स्थायी अध्यक्ष था बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश बने। संविधान सभा एक दृष्टि में आपका क्या हो जाएगा? प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे, एच.सी. मुखर्जी आपके हो जाएंगे। संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव आपके हो जाएंगे। प्रथम मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथोनी आपके हो जाएंगे। प्रथम वाचन 14 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक आपका हो जाएगा। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 17 अक्टूबर 1949 तक आपका हो जाएगा। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 आपका हो जाएगा। संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। प्रारूप समिति के सदस्य 7 थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे जो अध्यक्ष समिति और अध्यक्ष बात करें। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ संविधान समिति के कौन? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके हो जाएंगे। संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। मूल अधिकार संबंधी उप समिति जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी आपके हो जाएंगे। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ पॉइंट को देखेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब और किस अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई और उसके क्या परिणाम हुए? जो संविधान सभा की पहली बैठक कब और किस अस्थायी अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, किस अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई थी, किंतु
हुई थी और उसके क्या परिणाम हुए, ध्यान दीजिएगा। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी, किंतु मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। संविधान सभा का मतलब अस्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक, ये कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। धातव्य है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान के कुल 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया 24 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ठीक, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग थे? तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग आपके हो जाएंगे। भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 26 नवंबर को। भारत में 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। इसने संविधान को अंगीकृत किया गया था। परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने, ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप कर प्रस्तुत किया, अक्टूबर 1947 में प्रस्तुत किया। संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया, ये आपको बताना है। तो संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया? तो ध्यान दिया, 3 वाचन, 3 वाचन, याद करिए 3 वाचन। प्रथम 4 नवंबर से 9 नवंबर तक 1948 तक, द्वितीय 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, पहला 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक, तृतीय की बात करेंगे 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे, किंतु संविधान पर हस्ताक्षर की बैठक को शामिल करने पर 12 बैठकें हुई। संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया? 114 दिन किया गया। संविधान निर्माण में कुल कितना दिन लगा? तो संविधान निर्माण में कुल कितना दिन लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? तो 24 जनवरी 1950 को होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को किया था। प्रथम वाचन की बात करेंगे 4 नवंबर 1948 में से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन मैंने आपको ऊपर ही बताया 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तीसरा वाचन 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला। अब ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ था तथा इसी दिन, ध्यान दीजिएगा, इसी दिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा, इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया और संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। भारतीय संविधान के निर्माण के निमित्त कुल 11 अधिवेशन हुए और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसमें संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। आगे चलेंगे। भारतीय संविधान के पारित अंगीकृत होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। इस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा भंग कर उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे। एल एन मुखर्जी को संविधान सभा में संविधान का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया, जबकि HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे।
जबकि मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया। संविधान का लागू होना, भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम आपका ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 393 के तहत दिया गया है। इसके अनुसार इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। अनुच्छेद 394 इस संविधान को लागू होने में के बारे में है। इसके तहत 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने की तिथि घोषित की गई है। ठीक है ना। अब देखिए इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार करने तथा 26 जनवरी 1950 को लागू करने की तिथि है। तो ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट पूरा का पूरा आपको अच्छी तरीके से याद करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर्स होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आप को एकदम सचेत रखिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम की जो डेट है और जो आपका नोटिफिकेशन जिस आपके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।